सिंध जो है उन्हें चाहिए घर का मुंशी, और एडी ख्वाजा जो थे वो मेरिट पे चलना चाह रहे थे। सारे पाकिस्तान को पता इस बात का, मेरिट पे चलने वाला अफसर सिंध में वारा नहीं खाता। अगर आप इदारों की तकरीम की बात करते हैं तो सिर्फ वही इदारे मुकद्दम नहीं है जो आपके हक में फैसले दें, सिर्फ वही इदारे काबिल एहतराम नहीं है जो आपकी मर्जी की बात करें, जो सिर्फ आपकी लाइन और लेंथ पे चले। 10-12 घंटे की जो लोड शेडिंग है उन इलाकों में है जहां से 90% हमें रिकवरी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम तकरार देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज पनामा लीक्स को 1 साल पूरा हो गया है, यानी आज से 1 साल पहले ये स्कैंडल मंजरे आम पे आया था। उसके बाद पाकिस्तान में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कितने जलसे हुए, कितना एहतजाज हुआ। हुकूमत की तरफ से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपोजिशन की तरफ से अलग हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कानून साजी करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। बिलाखिर आज 1 साल के बाद सबकी नजरें एक ऐसे फैसले की तरफ हैं, एक ऐसे फैसले की जानिब हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए गए जो अभी तक महफूज है। उस फैसले की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि वहां से क्या नतीजा निकलता है इस मुकदमे का। और मैं आपको याद दिलाऊं कि सैकड़ों लोगों का नाम था पनामा स्कैंडल में, लेकिन एक खानदान का अभी एहतसाब हुआ है जिसके लिए किया था अपोजिशन ने कि पहले वजीर आजम का और फिर बाकी सबका एहतसाब हो। तो वजीर आजम के बाद बाकियों का क्या बनेगा ये भी अभी देखना है। इमरान खान साहब ने एक नई खबर दी। एक तो हमारे पास सोर्सेज से है, वो ये है कि अब गो नवाज गो की बजाय हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ तहरीक चलाने का वक्त आ गया है, और तहरीक इंसाफ ने इसका फैसला कर लिया है। बहुत जल्दी मुमकिन तौर पे वो इस तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बीच में एक नूरा कुश्ती है, तो उन्होंने कहा कि अब पनामा के बाद जरदारी साहब तैयारी कर लें कि सिरे महल का उनको जवाब देना पड़ेगा, और वो भी कोई कतरी खत तैयार कर लें। तो क्या तहरीक इंसाफ PMLN के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना हदफ बनाने वाली है या उनके साथ कोई कुश्ती लड़ने वाली है? ये तहरीक इंसाफ से हम पूछेंगे। फॉरेन फंडिंग केस जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पर PMLN ने आज खासा आड़े हाथों लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को कि ये अपने अलावा पाकिस्तान में हर एक का एहतसाब चाहते हैं लेकिन अपना नहीं चाहते। IG सिंध का मामला, उस पर बात करेंगे। और हुकूमत का 4था साल मुकम्मल हो रहा है, 5वें साल में यह हुकूमत दाखिल हो जाएगी और आखिरी साल होगा इनकी हुकूमत का। लोड शेडिंग कम नहीं हुई, अभी जरा सी गर्मी बढ़ी है, 7-8 डिग्री का फर्क अचानक पड़ा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना है क्योंकि गर्मी गैर मुतवक्का तौर पर बढ़ी है, लिहाजा पान में लोड शेडिंग उसकी वजह से हो रही है, और ये 2-3 हफ्ते मजीद अभी कंट्रोल नहीं होगी, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं आपसे, फिर बातचीत शुरू करते हैं। उस्मान बुखारी साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, और यह मकबूल जान साहब तज्जियाकार हैं, वो लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। सेंटर आजिज धमरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। बहुत शुक्रिया उनका भी। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन सबसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले उस्मान बुखारी साहब, क्योंकि आपकी जमात की जानिब से ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि इनको मुंशी चाहिए, इनको सिंध में IG नहीं चाहिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके अपने IG पंजाब कह रहे हैं कि सिंध और पंजाब में सियासी मुदाखलत पुलिस के अंदर ज्यादा है। ये आपके अपने IG ने कल स्टेटमेंट दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जो पहले तो ये जो स्टेटमेंट आप IG पंजाब साहब का कोट कर रहे हैं, इसमें ज़ाहिर उन्होंने पहले ये कहा कि वज़ीर आला की तरफ से मुदाखलत नहीं होती, लेकिन सियासी लोगों की मुदाखलत कोशिश की जा रही है कम से कम की जाए, लेकिन वो बहरहाल मौजूद है किसी न किसी हद तक। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। स्टेटमेंट आपने वो ये कह रहे थे कि पंजाब में और सिंध में सियासी मुदाखलत ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने फरमाया। लेकिन यहाँ पे केस इमरान और है, और वो केस ये है कि यहाँ पर अदालत के अंदर पहले इनको जब कोशिश की गई इनको घर भेजने की, अदालत ने इनको कहा कि नहीं भेजा जाए। आज इसी के ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस भी हुए हैं, अदालत इस पर बरहम भी हुई कि जब कहा गया था कि नहीं इसको चेंज करें वो। तो ये सिंध के अंदर सियासी मुदाखलत और तरह की है। सिंध के अंदर जो मामलात हैं, सिंध के अंदर जो कराची ऑपरेशन चल रहा है,
सिंध के अंदर जो एक बहुत बड़े तर्ज का ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके अंदर देखिए अभी मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो सानिया 7 है उसमें सियासी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके काउंसलर्स जो हैं वो सहूलतकार के तौर के ऊपर खुद हुकूमत ने नॉमिनेट किए कि जी ये बीच में शामिल है और आज तक वो पकड़े नहीं गए। सो इसलिए इन मामलात के तौर के ऊपर जब और एडी ख्वाजा साहब के ऊपर और भी बहुत सारी तकरीरों के बारे में इश्यूज थे, कुछ और 3-4 हाई प्रोफाइल केसेस थे जिसके ऊपर जब वो बंदे नहीं पकड़े गए तो आईजी तो जी वो जब जाहिर एडी ख्वाजा साहब की बात नहीं सुनी जाएगी, उनको खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो काम तो नहीं कर सकते ना। और जब 3-4 हाई प्रोफाइल आपको केसेस मालूम है, घरों पे छापे पड़े और या उनके दफ्तरों पे छापे पड़े और उसके ऊपर नाराज हुई जो है वो लीडरशिप, सो इसके ऊपर जाहिर है उनके मामलात इस तरह के चल रहे थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि कराची हो, लाहौर हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह पर पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर मैं कम से कम अपनी गवर्नमेंट के हद तक कह सकती हूँ कि हम मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इस मुदाखलत को जो है वो कम से कम किया जाए। लेकिन कराची के और पंजाब के हालात इस मामले में डिफरेंट हैं, उसको इस तरह से हम उस तरह का तकाबुल नहीं कर सकते। आजिज धमरा साहब, सर आपको मुंशी चाहिए, आपको आईजी नहीं चाहिए, इज इट ट्रू सर? मेरे ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान साहब के जो मुंशी वुज़रा जो वफाकी हैं, जो सारा दिन झूठ बोलते हैं कौम से और बिजली जो है वो वादे पूरे नहीं करते फिर भी झूठ बोलते हैं, तो मुंशी तो वो हो गए। मगर किसी सरकारी अफसर के लिए मुंशी का अल्फाज इस्तेमाल करना ये वतीरा है मुस्लिम लीग नून का गलत बयानी का। और दूसरी बात, मेरी बहन ये भूल रही है कि पंजाब के अंदर जब मुदाखलत नहीं है तो मॉडल टाउन में जो मुलविस पुलिस अफसरान थे उनको प्रोमोशन देके मुल्क से बाहर भेज दिया गया, वो किस कानून के तहत भेजा गया? ये तो जरा जवाब दीजिएगा कौम को, क्योंकि उनके खिलाफ भी अदालत में केसेस चल रहे थे और उनको आपने अच्छी जगह पोस्टिंग दी या उनको आपने मुल्क से बाहर कर दिया। कितने वहां अफसरान थे या कितने वो सियासी लोग थे जो गिरफ्तार थे? आपके आईजी के पास इतनी जुर्रत क्यों नहीं थी कि मॉडल टाउन के जितने भी जवाबदार थे कम से कम वो अदालत के कटहरे में आते, कम से कम वो जेलों में होते? तो इस तरह की सूरत हाल जिस सूबे में हो वहां तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार है जी, मुंशी का तो एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार है चंद सिपाहियों के साथ, 17 एहलकार, 17 पुलिस एहलकार और इंस्पेक्टर। वो जो आपके एसपी साहब वीडियो के अंदर मुबारकबादें दे रहे हैं गुल्लू भट्ट को, वो भी नहीं गिरफ्तार। वो जो आपके डीआईजी खुली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं राना जब्बार साहब, वो भी नहीं गिरफ्तार। तो फिर गिरफ्तार वो उनका मौकिफ तो ठीक है ना जी? नहीं, जो लोग ग्राउंड पे मौजूद थे 17 एहलकारों के साथ आखिर ट्रायल हो रहा है ना जी। जी 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 धमरा साहब, देखिए ट्रायल हो रहा है मगर वो मुल्क से बाहर भी हैं कुछ अफसरान, मगर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं सिर्फ मुंशी लफ्ज के ऊपर तबसरा कर रहा हूं कि उन अफराद को जरा ये सोचना चाहिए कि इनके सूबे में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है सियासी कारकुनों के खिलाफ, तो इनका आईजी क्या कर रहा है? अगर वो कानून पसंद है तो पंजाब मक्तल गाह बना हुआ है सियासी मुखालफिन कारकुनों के हवाले से। तो इसलिए वो सूबे के वो वजीर जो खुद मुंशी हो वफाकी काबीना में, वो अगर ये इल्जाम लगाए तो उनको जेब नहीं देता। अली मोहम्मद खान साहब, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लड़ाई इस बात पे कर रहे हैं कि आईजी नहीं आपको मुंशी चाहिए, और दोनों सूबों के अंदर पुलिस की जो सूरत-ए-हाल है वो भी आपके सामने है। आपने ऐसा क्या खोया सर पुलिस को बाइख्तियार करके जो ये नहीं खोना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो अब अंधेरों में खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या करें, खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। ये क्या खोएंगे जो हमने नहीं खोया? हमने ऐसा कुछ भी नहीं खोया जो हमारे पास था, और ये वो सब कुछ खोएंगे जो इनके पास है अगर वो पुलिस को डिपोलिटिसाइज करेंगे। वजह यह है कि तर्ज सियासत का फ़र्क है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब हमारी गवर्नमेंट आई तो आते साथ ही जो हमें एज एमएनएस पहली जो इंस्ट्रक्शन मिली या दूसरी या तीसरी जो इंस्ट्रक्शन मिली वो ये थी कि अपना अफसर आप नहीं रखवाना। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुराद सईद का उठा के देख लें, शरियार अफरीदी का उठा के देख लें, हमारे जितने एमएनएस हैं सबका उठा के देख लें, एक एसएचओ हमने अपना नहीं रखवाया। हमें सिर्फ ये इजाजत थी कि अगर कोई एसएचओ गलत काम करे या कोई पुलिस वाला गलत काम करे आप उसको रिपोर्ट करें, वो अपनी मर्जी से बदल देंगे, लेकिन आपको मर्जी का अफसर नहीं मिलेगा। ये मर्जी का जो अफसर है ना, इसमें एक मैं बात करता हूं कि यहां पाकिस्तान में हर आदमी को अपना बंदा चाहिए, सही बंदा किसी को नहीं चाहिए इन तीनों सूबों में जो बाहर है हमारे से।
चूंकि ये सियासत करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के जरिए, सियासत करते हैं जो वहां की लोकल रेवेन्यू एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, डीसीओज हैं, आरपीओज हैं, वहां का जो आपका रेवेन्यू का निचला स्टाफ है, आपके जो एक्सियन हजरात तक ये करते हैं, इसलिए इनको ये सिस्टम चलाना है। अब सिंध में और इनकी हुकूमत में एक फर्क जरूर है, वहां पे अगर सिंध की तरफ आप जाएं तो पुलिस को बेसिकली जो है वो करप्शन रिलेटेड इश्यूज में ज्यादा इन्वॉल्व है, और वो जो उनकी हुकूमत पे भी करप्शन के इश्यूज ज्यादा आते हैं। लेकिन जब आप पंजाब में आए तो यहां पे आपको अफसर शाही अपनी पूरी राज में दिखाई देती है। वो जो अंग्रेज करता था, वो चूंकि हमारा आका था, हम गुलाम थे, उसको हक था कि हमें दबा के रखे, लेकिन वो तर्ज सियासत बदली नहीं। आज भी आप इनके एमएनएस एमपीएस से पूछें कि क्या वहां पर उनका जो अफसर है वो डायरेक्ट ऑर्डर्स कहां से लेता है? वो एमपीएस एमएनएस को भी किसी खातिर में नहीं लाते, डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट्स हैं डीपीओस के, वो तो अभी वो देखें ना, ये तो उनका बड़ा दिल है। और वो जो बुखारी साहब ने खुद कहा, उन्होंने खुद कहा कि हमारे यहाँ पे सियासी मुदाखलत है और खत्म करने की वो कहने कोशिश कर रहे हैं लगातार कई सालों से। इस पे कुछ वो ये कह रही है कि मुदाखलत तो है। मैं एक मिनट, औरिया साहब ने ज्वाइन किया, मैं उनसे इसके बारे में कि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका बराह रास्त इन मामलों के साथ ताल्लुक रहा है। और ये सब साद रफीक साहब कह रहे हैं कि उनको सिंध वालों को मुंशी चाहिए, आईजी नहीं चाहिए, और पंजाब के आईजी कह रहे हैं कि सिंध और पंजाब में पुलिस जो है उसमें सियासी मुदाखलत ज्यादा है। ये कैसे एक दूसरे को ताना दे सकते हैं सर? देखिए, आपको शायद याद होगा कि सबसे पहले ये इशू शुरू हुआ था कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है खत्म की गई थी गुलाम इसाक खान साहब ने, और उस वक्त यहाँ पर पंजाब में एक गवर्नर होते थे गुलाम हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, वो लगाए गए थे, और पंजाब में उनकी हुकूमत बहाल हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने वहां भेजा, और यहाँ पे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम तो नहीं लेते गवर्नर। एक और दो आईजी बेवकूफ खड़े हो गए थे। ये वफाक और पंजाब का जो बेसिक इशू है उसी वक्त शुरू हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है, ये कभी नहीं हुआ, ये हमारे इलेक्शनरिंग प्रोसेस के नजदीक होता है। आप किसी भी डीआईजी के दफ्तर में चले जाए, किसी भी आईजी के दफ्तर में चले जाएं, आपको पोस्टिंग ट्रांसफर करते हुए एमएनए एमपीए लेंगे, मेरे जिले मेरा एसपी भेज दो, वो सिंध में कहेगा मेरे जिले में मेरा एसपी भेज दो, मेरा डीसी भेज दो। आपको पता नहीं, हमने काम करवाने होते हैं, इलेक्शन सर्व के ऊपर है, क्या काम करते हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में अली अहमद खान की बात तो तायद करूंगा, इस बात पे मुत्तफिक है कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन केपीके में उन्होंने आईजी को जो इख्तियार दिए हैं, इसके दूर रस असरात होंगे दुनिया व पाकिस्तान के अंदर। यानी आप सोच सकते हैं कि एक आईजी अपना एडिशनल आईजी तक खुद बदलता है। उनकी डिमांड थी कि हमारा होम सेक्रेटरी जो है पुलिस से हो, उन्होंने पुलिस से लेके आए। यानी आप जब इस वक्त आईजी अपना एडिशनल सेक्रेटरी खुद बदल देगा तो किसी एमएनए के एमपी की जरूरत नहीं होती। इसीलिए वहां पर डिलीवर ठीक हुआ है, वहां पर मामला ठीक हुए हैं, वहां पर वो जो है पुलिस की वो सारी सूरत हाल बेहतर हुई है। इससे बेहतर तो, इन दोनों सूबों से बेहतर तो बलूचिस्तान है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि बलूचिस्तान में पुलिस जो है उसका इख्तियार ही 1-1.5% उसके ऊपर है, बाकी सारी लेवीज होती है, और लेवीज का मामला और होता है, वो लेवीज से अपने काम करवाते हैं। पंजाब तो और सिंध दोनों जो हैं ये तो इस बात में जिटरी हो जाते हैं कि मेरा ऑर्डर और मेरा एसपी और मेरा एसएचओ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते किसी इंडिपेंडेंट आदमी का पंजाब की या सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर या उसके अंदर अच्छी पोस्टिंग लेने का भी। ठीक, मैं 1 मिनट, गवर्नमेंट आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ 2-3 जुमले, एक तो औरिया साहब खुद भी रहे हैं सिविल सर्विस के अंदर, तो ये मतलब इनका कहना फिर क्या अपराइट ऑफिसर औरिया साहब नहीं थे? औरिया साहब जैसे बहुत सारे अपराइट ऑफिसर हैं, इसके एक स्ट्रोक के साथ स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आपकी राय है कि सब कुछ बदल गया केपीके में एक स्ट्रोक के साथ और सब कुछ, हम भी गाहे बगाहे तस्वीरें देखते रहते हैं, हमें भी मूवीज पहुंचती है, और आपके खुद के इनके अपने एमपीएस क्या कहते हैं, इनका जो एक मिनिस्टर जेल में डाला हुआ है वो क्या कहते हैं। और खटक साहब की एक मूवी आई थी सामने जिसके ऊपर उनके जो उनका भाई और उनका दामाद जो है वो तकरीरियों के तौर उसमें पैसे वैसे लेने की बात हो रही थी, उसके ऊपर चूंकि जाहिर है वो उसके ऊपर बात नहीं की जाती। सो ये के कहना हमने आज हमारे पास अभी भी वो फुटेजेस मौजूद हैं जो पैसे लेने वाली, और फिर ये कि सबसे बड़ी जो दुनिया ने देखा था अली अमीन गंडापुर को 2 दफा किस तरह आपकी गैर सियासी पुलिस ने बचाया। एक दफा जब वो बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे और दूसरी
दफा जब वो जैकेटें लेकर और वो सामान लेकर जो है वो पुलिस की गाड़ी में अपनी गाड़ी के साथ जो है वो किस तरह यलगार करने आए थे इस्लामाबाद के ऊपर, ये भी देखा सबने। सो इसलिए ये कह देना कि जी वो केपीके जो है वो कोई अर्श से उठती हुई कोई चीज है, वो प्लेनेट पे कोई एक अनोखी मखलूक वहां रहती है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। जी अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब एक मिनट में कितने ट्री लगते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें रिस्पॉन्ड करें अली मोहम्मद खान साहब। पुलिस पे बात हो रही है ना, जहां हम इनसे ये पूछेंगे कि ये पुलिस को इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे, वहां इनके सवालात आपके सामने भी हैं साहब। इमरान खान साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, देखें यहां पे मैं अगर अपनी पुलिस की बात करूं और उज़मा साहिबा अगर अपनी पुलिस की बात करें, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स क्या कहते हैं। हमारे बदतरीन जो चेयरमैन इमरान खान के क्रिटिक्स हैं वो ये बात करते हैं, जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं वो ये बात करते हैं कि आप इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की सियासत से बिल्कुल एग्री ना करें, लेकिन 3-4 चीजों में तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा में रिफॉर्म लेके आए हैं। जो सबसे मैं नंबर 1 पुलिस से भी नंबर 1 मैं एजुकेशन को रखता हूं, कलम को। जो आतिफ खान वहां पे कर रहा है, सल्यूट टू हिम। जो वहां पे पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, सल्यूट टू देम। जो करप्शन का बड़े लेवल पे करप्शन कम हुई है और जो अस्पताल में बेहतरी आ रही है। और एक और चीज जो सबसे अंडररेटेड जिसको ट्रेड किया जाता है, अली अमीन गंडापुर साहब ने रेवेन्यू में जो वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन हुए रिकॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, आप लोग तो 40 साल में नहीं कर सके, मेरे आप इधर मर्दान आए, अली अमीन गंडापुर ने हमारा वहां पे सारा कंप्यूटराइज करा दिया अल्लाह के फजल से। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की बात ज्यादा मुकद्दम है। मैं सिर्फ इतना एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ यह जरूर अर्ज करूंगा कि आपने देखा जब आप एक ट्रस्ट देते हैं, आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करते हैं, हाथ खींच लेते हैं और आप उनको इज्जत देते हैं, फिर क्या होता है। इमरान खान साहब आपने देखा जो 4 सद्दे में बड़ा डेडली अटैक हुआ और वहां पे जिस तरह पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया फौरी तौर पे, मैं समझता हूं हमें वही काम जो है, देखें मैं मेरी अर्ज सुने सर, पंजाब में भी और सिंध में भी पुलिस के जवानों ने, वो भी मुल्क के बेटे हैं, कौम के बेटे हैं, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने मुकाबला किया है। मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अपने इख्तियारात छोड़ने का है। खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ इसलिए एक नंबर आगे चला गया कि उसने अपने इख्तियारात छोड़ के पुलिस को डायरेक्ट दे दिए। उस्मा साहब मुझे आप सिर्फ ये बताएं, आपको बताया कि यहाँ पंजाब में आरपीओ और डीपीओ कैसे तैनात होते हैं, पता आपको? जी बिल्कुल मुझे मालूम है। कैसे होते हैं, कौन करता है? उनकी तैनाती आईजी साहब की सिफारिश पे होती है। आईजी साहब एक पैनल जो है रिकमेंड करते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं और मेरिट के ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता है। और ये सब ऐसे होते हैं। इमरान मुझे सिर्फ एक लाइन ऐड करने दें, एक सिर्फ लाइन ऐड कर दें। देखिए अभी जो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा हमें कहा गया था कि आपने सिर्फ शिकायत करनी है कि अगर कोई बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी अगर कोई शिकायत कर रहा है कि वो काम ठीक नहीं कर रहा और यहाँ कोई जो हमारा एसएचओ है, ये डीएसपी है, किसने गलत काम किया है, तो या पंजाब में वो गलत है, केपीके में वो ठीक है। ये क्या बात हुई? मैं और ये साहब मुझे हम अपॉइंट नहीं कर सकते, आप लोग अपने एसएचओ आरपीओ डीपीओ कैसे तैनात होते हैं सर? देखें पहली बात तो ये है, मैं अब क्या कहूं, तो हाँ, हम हंस पड़े, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, सबको रियलिटीज का पता है। और देखिए एक बात करते हुए, कम से कम 14 करोड़ अवाम, जब 18 करोड़ अवाम, जब 8 करोड़ आपके पंजाब में हैं, आप कभी उनका ध्यान कर लिया कीजिए कि वो एक बंदा जो बैठा हुआ उस एसएचओ को देख रहा है, कि जो एसएचओ रोज को कहता है कि मैं तो आया हूं फलां की, तो मुझे तुम निकाल के दिखाओ, और वो जब इनको सुनता है टीवी के ऊपर तो क्या सोचता होगा। वो जो आरपीओ की एक आम आदमी, मैं देखते हैं, सब देखते हैं, ये क्या बात है? आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देना, फिर उस तरह से बात करें। इस तरह से आप ये कैसे मैं गिन सकता हूं, मैं अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर सूबे में मौजूद हैं, सिविल सर्विस में भी हैं, पुलिस में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। नहीं वो देखें, मैं आपने अच्छे बुरे की बात कर दी, मसला ये नहीं है। मसला सारा ये है कि आप एक मेरिट के ऊपर या एक उसकी बुनियाद के ऊपर जब पोस्टिंग ट्रांसफर को खत्म करते हैं, और ये नॉन फैक्ट है पूरे पाकिस्तान। ये आप पंजाब में ऐसे नहीं है, पंजाब में ऐसे जो रिफॉर्म्स हमने करने की कोशिश की है उसमें ऐसे नहीं। आपकी रिटायरमेंट मामला ठीक हो गया, पुलिस में रहे थे, ये बहुत ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। हर एक हुकूमत अपने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम करती रहती है। अब 1970 की एग्जांपल आप मुझे देंगे, 1947 की एग्जांपल दें तो वो एक अलग बात है।
वैसे और ये सब आप तो नहीं दे रहे, मैं यहाँ पे उंगलियों के ऊपर गिना के 10 एग्जांपल अभी उस्मा बुखारी साहब अगर मुझे कहती तो मैं इनको जरूर दे देता। मैं मुझे जी आर्य साहब। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं स्पेसिफिक नाम दे के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारा मसला सारा ये है कि आपने अच्छा मैं ले लेता हूं फिर अगर आप कहती हैं तो। हम डिस्कस चीमा कैसे गुजरावाल से ट्रांसफर हुआ था, आप मुझे बताएं, मैं बताता हूं कि नारोवाल में किसकी ट्रांसफर लगी थी और उसने कहा था कि मैं नहीं जाता हूं। ये कहां से गलत हो गया? क्या ट्रांसफर पोस्ट की टीम में नहीं होती? क्या रीशफलिंग है? कह रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है नहीं है? एक मिनट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है यानी सवाल ये है, आपने एक रूल बहुत हद तक कम कर दिया गया है पंजाब के अंदर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं आपको, लेकिन ये हम मौजूदात, ये जो ना ये बड़े बड़े बोल, ये पीरों वाले बोल, ये पीटीआई को सूट करते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, हम आम लोग हैं और हमेशा बेहतरीन कोशिश करते रहते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। तहरीक इंसाफ कहती है कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बीच में से दोनों मिले हुए हैं और ऊपर से अवाम को कुश्ती करके दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे थे इमरान खान साहब के पनामा के बाद, क्योंकि मियां साहब का तो मुकाबला किया है, अब वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब तैयारी करें और कोई कतरी खत तैयार करें अपने सिरे महल के लिए। क्या वाकई में वो संजीदा कोई तहरीक चलाना चाह रहे हैं? अली खान साहब, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आजिज धमरा साहब, अब सिरे महल का हिसाब आपने देना है। मियां साहब का पनामा का हिसाब इमरान खान साहब ने लगता है चुकता कर दिया है और कल के जलसे में उन्होंने इशारा दिया कि अब आपकी बारी है, आप भी कोई कतरी खत तैयार करें। सर, मेरे ख्याल में सिरे महल की धमकी या बयान देते वक्त इमरान खान जो है वो अपनी मासूमियत जो है वो शो कर रहे हैं। देखिए जी, पानामा केस अभी चल रहा है और उसका अभी जजमेंट आने वाली है, उसका फैसला आने वाला है। और सिरे महल की बात बहुत पुरानी है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब इस 11 साल जेल काट चुके हैं और सिरे महल के साथ साथ बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब पे लगे मगर साबित नहीं हुआ। अगर एक बार फिर इमरान खान साहब अपनी आने वाली इलेक्शन के हवाले से सिरे महल का कोई पॉलिटिकल स्लोगन रखना चाहते हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ना मैं इस पर तबसरा कर सकता हूँ। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, आप शौक पूरा कीजिएगा, मगर आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत है जिसके लिए नहीं सर आपकी देखें, मैं माजरत के साथ आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आपके केसेस तो है ना, शहबाज शरीफ साहब के बाद एक फाइल है, वो कहते हैं खुल गई तो ऐसी तैसी हो जाएगी। एक फाइल जो है वो चौधरी निसार साहब के पास भी है, वो कहते हैं फाइलें खुल गई तो पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा। सर केसेस तो है आपके, अब अगर पीएमएलएन नहीं खोल रही और तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हम खुलवाएंगे। इमरान साहब जी, इमरान साहब मेरे ख्याल में अगर चौधरी निसार साहब सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे पास फाइलें हैं खोलेंगी नहीं, तो मेरे ख्याल में वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान छोड़ते हैं। अगर उनके पास फाइलें हैं तो खोल के अपना शौक पूरा करें, क्योंकि इस मुल्क की अदालतों ने भी ये जस्टिस कयूम का वाकया पूरी कौम के सामने है कि जब फरमाइशी सजाएं दी जा रही थी, जब एहसाब ब्यूरो बनाया गया था, इस मुल्क ऑडियो टेप्स तक आ गई, खर्च किए गए थे और और सैफुर रहमान ने फिर माफी भी मांगी थी। तो इसलिए अगर इमरान खान समेत अगर इस मुल्क के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से या सिरे महल के हवाले से अगर वो केस खुलवाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम वेलकम कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब क्या निकालेंगे उन केसेस में? जितना साल आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अंदर रह के भी बाहर आ गए और कुछ साबित ही नहीं हुआ, और इस दौर में भी उनके सारे के सारे लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, एक एक करके सुरखरू हो रहे हैं। हाँ, इमरान खान साहब देखें, अगर किसी बाजार में दो सौदागर जो हैं वो दो नंबर दवाई बेचते हों, आपस में उनका सख्त मुकाबला होता है, कोई मोहब्बत नहीं होती, एक दूसरे की उनको दुकान बहुत जहर लगती है, लेकिन जब असली दवाई बेचने वाला आ जाए फिर ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनका कारोबार का भट्टा बैठने लगता है। यहाँ पे जो अशराफिया है, यहाँ पे जो स्टेटस को है, उनमें एक अदा और कदर मुश्तरक है, आपस में एक दूसरे के खून के रस्सियां प्यासे होते हैं, लेकिन जब उनको ये पता लग जाए उनका कारोबार का भट्टा बैठने वाला है, उनकी सियासत की दुकान बंद होने लगी है, फिर अपने मफाद के लिए कुछ अरसे के लिए जमहूरियत के वसीतर मफाद में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कहते हैं इसको कभी इसको जो है एक नाम दिया जाता है नेशनल रिकंसिलिएशन का, कभी इसको जो है वो नाम दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है, कभी बैठ के फिर दस्तखतें होती हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि क्या ये कुरान के अल्फाज तो नहीं थे। देखें, इस वक्त ये मुख्तलिफ अशखास का फौरी तौर पर बाहर आना, ये अचानक जरदारी साहब का मुल्क वापस आके फिर पंजाब में एंट्री करना, मियां साहब का सिंध जाना, मसला क्या है? मसला यह है
सबको, इन दोनों जमातों को पता है कि जेन्युइन अपोजिशन और जेन्युइन गवर्नमेंट इन वेटिंग इस वक्त तहरीक इंसाफ है। पंजाब में वो स्पेस जो कभी भुट्टो साहब की थी, वो लाहौर जब बेनजीर भुट्टो साहिबा 86 में वापस आई और लाहौर पूरा जालों से भरा हुआ था, आज वो पूरा तहरीक इंसाफ की जालों से भरा होता है। उस स्पेस को कम करने के लिए जरदारी साहब को लॉन्च की जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बता रही थी मुझे साजबाज मोहरों की कि जीत कर भी यकीनी है मात अंदर से। ये चाहे मिल के जीतने की कोशिश भी करें, मात इनको होगी। ठीक है, हमारी उनकी सियासत में एक बेसिक फर्क है। मैं एक मिनट, गवर्नमेंट क्या है, ये अपनी सियासत की बुनियाद को छोड़ चुके हैं। दमरा साहब, वो बुनियाद जो भुट्टो साहब ने डाली, भुट्टो साहब एंटी स्टेटस को सियासत करते थे, वो सियासत छोड़ दी इन्होंने। जो असली दवाई बेचने का दावा कर रहे हैं वो थर्ड एम्पायर पे यकीन रखते हैं। थर्ड एम्पायर के बगैर ये सियासत भी नहीं कर सकते, और असली दवाई बेचने वाला ही जहर बेच रहा है, क्योंकि वो थर्ड एम्पायर पे यकीन रख रहा है, अवाम पे उनको इत्मीनान में नहीं है। और जरदारी साहब के पंजाब में बैठने से इनको पेट में दर्द क्यों पड़ रहा है, पीटीआई को क्यों तकलीफ हो रही है लाहौर में एक्टिव होने के लिए? इसलिए अली साहब थर्ड एम्पायर पे सियासत करने वाले, आपकी आवाज आपके चेहरे के साथ नहीं दे रही। अच्छा चलें, मैं कह रहा हूं थर्ड एम्पायर, आपकी आवाज दमरा साहब आज चेहरे के साथ नहीं हो सकते। अच्छा, थर्ड एम्पायर वाले, और आपके तो अपने वजीर, आपके अपने वजीर आपके चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप, मैं नहीं लगा रहा, अगर आप नहीं लगा रहा। एक मिनट सर, एक मिनट। उस्मान बुखारी साहब, अगर आपने पीपल्स पार्टी के साथ नूरा कुश्ती ना की होती तो वो कह रहे हैं कि हम अब हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, उनको अपोजिशन करने का मौका ना मिलता। आपने उनके बंदे एक एक करके आपके दौरे हुकूमत में छूट रहे हैं, और आपने वादा पूरा ना करते हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई करप्शन के केसेस साबित करके उनको अंदर नहीं किया। देखिए इमरान, पहले तो बात यह है कि नूरा कुश्ती और मुकमोका किसमें है। अभी जो तकरीर का आप रेफरेंस दे रहे हैं, जरा वही देख लें। उसका सिनेरियो क्या है कि वो तलागंग के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बीच में। बहुत सारे इलेक्शन इकट्ठे लड़ चुके हैं, और इस बात को तो छोड़ें, कभी एक कंटेनर शेयर करने वाले थे ये, कभी जो है वो फरिश्ते हो गए थे सारे पीपल्स पार्टी वाले, और वो भाई थे बहुत, और वो एक ही कंटेनर पे जो है वो इन्हें इकट्ठे होना था। मतलब इसको कहते हैं दोगली और मुनाफकाना सियासत, कि जो चीज आपको जिस वक्त सूट करती है, मीठा मीठा हाथ हाथ और कूड़ा कौड़ा कौड़ा थू थू, वही बात आज आप ये फंडिंग केस के अंदर देख लीजिए कि हमारे से एहतसाब मांगते मांगते खुद का एहतसाब इन्होंने 60 दिनों में करना था, उसको ताले लगा दिए। देखिए हमने पकड़ने के बाद कोर्ट के, देखिए कोर्ट ने अभी तो ऐसे बाय द वे बेल्स हुई हैं, अभी उनके केसेस का फैसला नहीं हुआ, और दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक हामिद सईद काज़मी साहब का तो हो गया, हामिद सईद काज़मी साहब का सुप्रीम कोर्ट में उनका जाहिर, उन्होंने जो फैसला किया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जाहिर है, मतलब ये देखने की बात है कि आखिर हुआ तो था, जो हज स्कैंडल के अंदर जो कुछ सामने आया था वो हुआ तो था। अगर हामिद सईद काज़मी ने नहीं किया तो फिर किसी ने तो किया, वो तो फिर मेरा ख्याल है जजमेंट के अंदर दिए हुए सबूतों पे जी हमारे सबूत मौजूद थे। देखिए सबूत मौजूद थे तो नीचे से सजाएं होके ऊपर तक पहुंची थी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है इसके अंदर कि हमारा काम है, हमने करके कोर्ट के आगे भेज दिया। यही बात वो है कि 11 साल जो है वो जरदारी साहब जेल में रहे, उसके बाद फिर वो छूट गए। इसलिए देखिए एहतसाब के लिए सबको फिर अपना अपना एहतसाब देना होगा। ये नहीं हो सकता कि फ्लोर ऑफ द हाउस कहें जी मेरा भी एहतसाब कर ले, बाहर निकल के कहें मेरा क्यों भाई, मैं कोई वजीर आजम हूं। ऐसे नहीं होगा। एहतसाब अब फंडिंग केस का भी देना होगा। हमने पेश किया है, इनको भी फंडिंग केस के अंदर हमारे लिए नहीं। देखिए इमरान, हमारे लिए इस्तिस्ना भी बुरी बात और गाली, हमारे लिए जो है वो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज करना भी गलत और गुनाह, इनके लिए सब कुछ जायज है। ये पनामा से पहले का केस है बाय द वे, फंडिंग केस, उसके ऊपर तो मतलब सामने जवाब नहीं दिया, अभी तक जमा नहीं कराया है। सो ये इस तरह नहीं होगा। दूसरों को चोर कह के आपकी चोरी नहीं छुप सकती। जो ताले लगाए हुए आपने 60 दिन के अंदर खोलने थे वो तो जरा खोल के दिखाएं ना हमें, वहां तो बताएं वहां क्या हो रहा है। खैबर में इन्होंने जो कंटेनर पे खड़े होकर गालियां दे के निकाले शेरपाओ की पार्टी के लोग, आज वो दोबारा वजीर है, वो कौन सी ड्राई क्लीन से धुल के आए? ये सवाल का जवाब तहरीक इंसाफ आप उनको देना चाहिए। लेकिन आर्या साहब, आज जमरा साहब ने ये जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत मैं बाद में आपसे लेता हूं, लेकिन मैं पहले जरा जमरा साहब ने पहले बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड अंपायर की तरफ देखते हैं, वोटों की सियासत की तरफ नहीं देखते, और वो कहते हैं कि जी ये नूरा कुश्ती चल रही है। और ये सब चल क्या रहा है? देखिए पहली बात तो ये है कि पूरे का पूरा प्रोसेस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा पड़ता है, जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट की छोटी मोटी डील है। छोटी मोटी नहीं, बड़ी डील भी हो सकती है।
और ये कुछ ये न्यूज़ जो है वो पीपल पार्टी वाले, उनके बड़े बड़े लोग खुद भी आके बताते फिरते हैं कि हमारी इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन मसला सारा ये है कि जो केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ। अहमद सईद कासमी का केस, अब उस्मा बुखारी साहबा एक लीगल बैकग्राउंड की खातून हैं। अहमद सईद कासमी साहब का केस को अगर किसी ने भी थॉरली पढ़ा होता तो 3 साल इनकी हुकूमत रही है। एक दफा FIA का बंदा जो था वो गया है वहां पर, वहां अबू अहमद आकिफ को लगाया गया था, ना उसको पूछा गया रिकॉर्ड में दो, ना कहा गया कि कौन से मसाइल थे। 30% शुरू में पेमेंट होती है, 40% बीच में होती है। 30% पेमेंट जो थी वो अबू अहमद आकिफ ने की थी। मां अमर अल बकरी एक शख्स था, उसने कहा था तेरे 8 लाख रियाल तुमने बचा लिए क्योंकि मैंने ये उनको देने थे। अब उसके पास वो लिस्ट थी एविडेंस की। 2 बंदे एविडेंस के लिए उठाए गए वहां से, एक उनका पियन और एक उनका ड्राइवर। उसके बाद 3 साल दौर रहा नून लीग का, उसको मजीद ना एक्सटेंड किया गया ना उसको बाकी चीज किया गया। अदालत की बात नहीं है, पाकिस्तान का जो लीगल एक तरीकाकार होता है, इन्वेस्टिगेशन की एक स्टेज होती है आर्या साहब, उसके बाद केस जो है वो अदालत को भेज दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। उसके बाद अदालत की मर्जी के बगैर इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं हो सकती, ना खुल सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं आपको एक अर्ज करता हूं, मैं जिस जमाने में, आज से पुरानी बात हो गई है, एक तफ्तीशी अफसर का केस जो था वो पूरा वहां पे नहीं होता था, तफ्तीशी अफसर की प्रमोशन रुक जाती थी। आपने इन सारे अरसे के अंदर कितने तफ्तीशी अफसर जो है वो नौकरी से निकाले कि भाई तुम्हारा केस प्रूव नहीं हो रहा। लोग 11-11 साल के बाद हंसते हुए आ जाते हैं। ना उन्होंने निकाले ना आपने निकाले। अर्ज करना चाहती हूँ और नहीं निकले ना। जब हम एक फैक्ट और भी है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक और भी है। एक फैक्ट और ये है कि पीपल्स पार्टी के 5 साल और PMLN के 4 साल मिला के हो गए 9 साल, और एहतसाब के मामले के ऊपर बिल पड़ा हुआ है। एक लफ्ज की कानून साजी इन दोनों ने मिलकर हराम है जो की हो असेंबली के अंदर। ना उन्होंने अपने 5 साल की, उन्होंने कहा PMLN नहीं मान रही, इनके पास 4 साल हैं, वो बिल अभी तक टेबल ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। तो फिर एहतसाब की बातें कैसे आप दोनों कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली क्यों नहीं आ रही और ख्वाजा आसिफ साहब का जो मंतक है, क्या वो समझ आ रहा है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मोदी को बिजली देंगे। पहले पाकिस्तान को तो आप बिजली दें। 4 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आपने खत्म नहीं की। चलें आप 5वें साल आप खत्म कर दीजिएगा, हालांकि आपके वादे तो बहुत सारे थे। आप 5वें साल बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दीजिएगा, लेकिन कम तो कर देते कम से कम। आज भी लोड शेडिंग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी रिपोर्ट हो रही है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है, और उसकी जो डिटेल्स दी ख्वाजा साहब ने, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी गुजारिश आपसे ये है कि आप ये कहें कि लोड शेडिंग कम ही नहीं हुई 4 सालों में, ये ज्यादती है। पिछले 1.5-2 साल से शहरों के अंदर 4 घंटे, और जी 4 घंटे, और सर हमारे शहर में भी, लाहौर में भी। आपके घर में कितनी देर की लोड शेडिंग होती है अगर आपको याद हो तो? आपको अभी बताऊं, मैं जब शेडिंग होती है रिपोर्ट करता हूं, मुझे मैं कितने घंटे की हो रही, हर 2 घंटे के बाद बिजली जा रही है। सर अब आजकल की हो रही होगी, हाँ जी। लेकिन गुजारिश ये है कि जो 4 से 5 घंटे का लाहौर की बात 1.5-2 साल से मैनेज की हुई है हमने अपनी पूरी प्रोडक्शन के साथ, कि ये लोड शेडिंग जो है इसको हमें अगले साल, हमने बहुत सारे, देखिए हमने बहुत कुछ किया है। इमरान ये कह देना कि हुआ ही कुछ नहीं। हमारे पावर प्लांट देखिए, 4 साल भी तो हो गया ना उनकी पावर। हाँ, तो आपने नंदीपुर के अलावा कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? हमारा भिक्की पावर प्लांट है, हमारा साहिवाल कोल का प्लांट है, हमारी कायदे आजम सोलर सर नहीं, भिक्की वाले 2 टरबाइन चल गए हैं, 2 टरबाइन से काम करना शुरू कर। आपका सिर्फ अभी ये नंदीपुर वाला भिक्की तैयार हो गया, भिक्की तैयार हो चुका है, अच्छा, 2 टरबाइन जिसमें चल गए हैं, और इंशाल्लाह दिसंबर 2017 तक लोड शेडिंग खत्म भी करके दिखाएंगे आपको, कम खत्म भी करेंगे। आपकी हुकूमत जब गई थी दिसंबर में, वैसे ही खत्म हो जानी। जब आज धमरा साहब, जब आपकी सर्दियों में कहां लोड शेडिंग हो? सर ये बड़ी मजेदार बात है, जब खत्म हो जाएगी आपके। गर्मियों में आपका इम्तिहान होता है, गर्मियों में आप लोग कहते हैं गर्मियों में भी इंशाल्लाह ये हाइडल जरा बेहतर हो जाएगी, आपकी हुकूमत में पानी आ जाएगा, फिर देखिए। ये तासुर था, ये परसेप्शन थी कि लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। क्या इन्होंने उस वजह पे काबू पा लिया? आपकी ना पाया होता तो आज भी लोग सड़कों पे होते। वैसे लोग तो सड़कों पे हैं। नहीं उस तरह है जी। धमरा साहब देखें आ जाएंगे अगर आ गए हैं। देखें अगर रिपोर्ट हुए, मुझे बड़ा एहतराम है मेरी बहन के लिए, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, मगर बिजली के हवाले से और लोड शेडिंग के हवाले से जब ये वजाहत दे रही हैं अभी,
तो मेरे ख्याल में तो बिजली वजारत के जो मिनिस्टर हैं वो भी, उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि किस तरह एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो उनका हुकूमत। धर्मराज साहब, आपके सिंध में कितने पावर प्लांट लगे हैं? देखें बहन मेरी बात बताइए जरा, आपके सिंध में कितने पावर प्लांट लगे हैं? कितने मेगावाट के आपको मालूम है? मैं बताऊं। देखें इस तरह तरीका, देखें नहीं, आप इस तरह ना करें। आप मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप 1000 पावर प्लांट लगाएं और बिजली ना आए तो फायदा मिले। पावर प्लांट लगे हैं कितने मेगावाट के लगे हैं? की नाली नहीं छुपा सकेंगी। 6000 मेगावाट के पावर प्लांट सिर्फ सिंध में लगे हैं। हमने तो कुछ करके दिखाया। हमने बता रहा बिजली घर जो है ना वो पोर्ट पे खड़े नहीं रखे। केटी बंदर का जो प्रोजेक्ट था वो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सिंध की जो थर के कोल के ऊपर बना था, आपने पाबंदी लगा दी। आज भी विंड और सोलर पे हम कह रहे हैं कि इजाजत दो, आप इजाजत नहीं सबसे ज्यादा आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। और आज भी थर कोल पे पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आज भी सिंध में ठट्ठा में हम बिजली बना रहे हैं। नाकामी का एतराफ से भी हम बिजली बना रहे हैं। पावर प्लांट जितने मर्जी लगाए, जब हमारे घर में बिजली आएगी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सूबों की, ये बोलेंगे। जी अली खान साहब, सूबों की कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ बिजली के वाले से। जी अली खान साहब, लास्ट मिनट है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये खामोश तो होना ही है। बदतरीन नाली है। जी अली धर्मराज साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करें। मैं क्या जवाब दूं? मेरी बहन जो है जरदारी साहब की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्जामात लगाती थी। आप नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के जरदारी साहब पे मैं क्या जवाब दूं? देखिए, मेरी फिक्र करना छोड़ दें। जब आपके पास बात नहीं होती, पुरानी बात हो गई है, पे आ जाते हैं। सच्ची बात कड़वी होती है। फवाद चौधरी तर्जुमान है आपका, सच्ची बात कड़वी होती है। शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी सच्ची बात कड़वी होती है। मुझे अपनी बात करने दीजिए। शाह महमूद कुरैशी कौन है? बस कर दिया करें, बात करने दीजिए। ये आप इसको छोड़ के मियां साहब पे बात कर मेरी बहन, कमाल हो गया। लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं। वो मैंने आपको वीडियो ट्वीट की है, वो आप रीट्वीट कर दें, दुनिया को दिखा दें। मैं क्या जवाब दूं? यानी कि आज अगर मैं क्या जवाब, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, ऐसे सियासतदान में नसीब करे जो सख्ती और गर्मी में धूप और छांव में अपने लीडरान के साथ। वैसे वाकई पाकिस्तान पे रहम करे। जो बहाने पीपल्स पार्टी के दौर में हम सुनते थे, वैसी ही बातें हम PMLN के दौर में भी सुन रहे हैं। लोड शेडिंग पे लोग किस पे यकीन करें? बिजली आएगी तो लोगों को यकीन आएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।